एक पॉलिटिकल सवाल ये है कि जो खींवसर है, वहाँ की सियासी सरहदें बदल रही हैं। कहा जाता था कि आपका और हनुमान बेनीवाल के बीच में कोई समझौता है, वो आपके लिए काम करते हैं, आपके चुनाव में आप उनके इलाके में काम करते हैं, वोटों का एक-दूसरे एक्सचेंज होता है। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में आपने मूँछों पर ताव दिया और पूरे समीकरण बदल दिए। सच्चाई क्या है? ये आपको शायद मालूम नहीं होगा, ये सीट खींवसर की जो सीट है, मेरे दादाजी सबसे पहले 1952 में जीते थे राम राज्य परिषद से। मैंने 2003 में हरिंदर मिर्ज़ा को हराया, जो कि मिर्ज़ा परिवार तो बहुत फ़ेमस था नागौर के अंदर, पूरे राजस्थान में। उनको डायरेक्ट फाइट में मैंने अच्छे वोटों से हरा के मैं मंत्री बना। उसके बाद में हनुमान बेनीवाल एक्चुअली हमारे पार्टी में थे। उनके पिताजी एमएलए थे, ठीक है जी? रामदेव जी, मूंडवा से एमएलए थे। उसके बाद में क्या हुआ कि हनुमान बेनीवाल ने माँगा टिकट जिला परिषद का खींवसर से वार्ड नंबर 1 में। तो एक एमएलए हमारे बीजेपी के एमएलए के पुत्र थे, बीजेपी के थे, तो मैंने उनको खींवसर से टिकट दिलाया, वो जीत गए। उसके बाद में हम अलग दिशाओं में चले गए। आप दोस्ती की बात करते हो, क्या आपको मालूम है कि अ, जब हमारा राज था तो हनुमान के लोगों ने मेरे बेटे पे जानलेवा हमला रात को 11 बजे खींवसर के पास किया। कई केसेस चले। जितनी बारी मैं इलेक्शन जीत के आया हूँ, मैं लॉ आउट से जीत के जो जश्न तो हम खींवसर में ही मनाते थे। इनके लोगों ने हमारी गाड़ियाँ तोड़ी है, पथराव किया है, हमारे क्रॉस केसेस हुए हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे केसेस ड्रॉप हुए। अब आप ये बताएँ कि हमारी इतनी सालों से दुश्मनी, पहले तो दोस्ती थी क्योंकि वो हमारे पार्टी के टुकड़े थे, ठीक है? जिला परिषद में हमने जिताया, बीजेपी के सिंबल पे जिताया। फिर वो उन्होंने अलग राह ले ली और हमारी दुश्मनी हो गई। दुश्मनी ब इस तक हुई कि भई ब ब मार-धाड़ कर आप बताइए कि इतने एमएलएज़, इतने एमपीज़ नागौर जिले से थे। लड़ाई-झगड़ा, मार-पीट ये केसेस तो खाली हमारे साथ ही हुआ है और दूसरों के साथ किसी के साथ नहीं हुआ। उसके पश्चात पार्टी ने एमपी का टिकट जो है, उनको अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करके उनकी जो है पार्टी को सिंबल पर हमने उनको समर्थन दिया। अब मैं क्या करता उस समय? समर्थन तो देना पड़ता पार्टी के जो ऑर्डर था पार्टी ने जो निर्देश दिए थे। तो अगर मैंने उनको सपोर्ट किया और वो जीते वहाँ से लोकसभा का चुनाव जीते। खींवसर से हमने अच्छी उनको लीड दिलाई, उसमें मैंने क्या गुनाह किया? और फिर वो हमारे पार्टी के समर्थन हमारा अलायंस हो गया। तब जब अलायंस होते तो दुश्मनी थोड़ी ना होती है। तो पुरानी बातें अब भूल गए। उसके बाद फिर वो पटरी से फिर उतर के वो अलग निकल गए। वो अब वो कांग्रेस के साथ लड़े, वो उन समर्थन से लड़े। अब हुआ ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे ऊपर मुझे बोला कि क्यों सर की सीट पे भरोसा, मैं खाली व इसका जवाब तुम दोगे, हार या जीत? प्रेशर मेरे ऊपर बहुत था और सिचुएशन ये हुई कि अब त्रिकोणीय हो गया। मतलब आपके कांग्रेस से कैंडिडेट, आपके बीजेपी से कैंडिडेट और हनुमान का कैंडिडेट। अब हुआ क्या कि कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो गई और हाईकमान ने लास्ट 2 दिन में ये उन्होंने संदेश भेजे कि कांग्रेस बीजेपी और इनका टाइट कॉन्टेस्ट है, बीजेपी जीत नहीं जाए, तो कांग्रेस का समर्थन इन्होंने अंडरग्राउंड हनुमान को दे दिया। हमारे जो 9-10 हज़ार मुसलमान वोटर जो कांग्रेस को देते थे वोट डेडिकेटेड, उन्होंने जाके हनुमान के वाइफ को दे दिए। जाट जो थे उन्होंने देखा भई कांग्रेस तो हार रही है, वो भी अधिकांश 15% जाट हमारे साथ थे, 85% सब गए हनुमान के साथ में। जब मैंने ये देखा तो मैंने कहा जीतना संभव नहीं है। उस समय मैं भी भावुक होके जो लास्ट 2 दिन पहले मैंने जो स्पीच दी है, मैंने सबको बोला कि देखो भैया, मैं जीतता कहीं और से हूँ, लोहावट से, लेकिन विकास तुम्हारा करता हूँ मैं, लोहावट के बराबर। और आज मेरी इज़्ज़त आबरू का सवाल है, मेरे कंधों पे बहुत भारी बोझ है। अगर ये इलेक्शन हार गए, तो मैं कभी तुम्हारी सेवा में नहीं आऊँगा और ये तक तक कि मैं तो मुँह सिर मुँडवा के तुम्हारे इस चौपाल पे आके बैठ जाऊँगा।
उससे क्या हुआ, वो तो मैंने भावुक होके बोला, मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। और जब आपका मुसलमान वोट बैंक पूरा कांग्रेस से टूट के हनुमान के पास चला गया, जाट आपके अधिकांश वहाँ चले गए, तो हमारे पास रह क्या गया? तो उससे क्या हुआ कि हमारी जो है अदर कास्ट की वोटिंग बहुत तकड़ी हुई। छत्तीसगढ़ की जो है वोटिंग बहुत तकड़ी हुई और लोग दूर-दूर से आए यार, हमारी समाज से तो विशेष तौर से। उन्होंने कहा भाई ये आदमी हमारे इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, इसके बाप भी करते थे, इनके दादा भी करते थे। ये अन्याय होगा कि अगर ये सीट हारते, तो उन्होंने जब आके जो सपोर्ट दिया, वो ऐसे सपोर्ट दिया कि जैसे वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। इससे हम जीते ही नहीं, हम 14,000 वोटों से जीते। तो ये जनता का प्रेम था, हमारे इतने पीढ़ियों का रिश्ता था और हमारा आपसी प्यार था, जो इन लोगों जनता ने साबित किया इस इलेक्शन में, सब लोग साथ मिलके और 14,000 से जीत जिताई। तो आपके इस जवाब से एक दूसरा सवाल खड़ा होता है कि ये प्रेशर कौन लोग बनाते हैं? और दूसरा, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सांसद हनुमान बेनीवाल के साथ आपकी कोई सियासी दोस्ती नहीं है? देखिए, मैंने आपको बोला दुश्मनी थी, उसके बाद जब हमारे टिकट से लड़े तो दोस्ती हो गई, अब वापस दुश्मनी हो गई। तो मेरा आप बताइए कि आप मेरा एक्शन और रिएक्शन देखते हैं, क्या आप सोचते हैं कि फाइट किसकी थी? चुनाव में मैदान में कौन 2 खिलाड़ी रह गए थे? हनुमान बेनीवाल की वाइफ और हमारे डागा जी, 2 ही थे, ठीक है ना? आमने-सामने। तो मैंने कहाँ सपोर्ट दिया, किसको दिया? ऑल आउट दिया। मेरी इज़्ज़त आबरू को मैं न्योछावर करके मैं खड़ा हो गया एकदम। तो उसमें क्या आपका क्या इसके अंदर थिंकिंग है कि क्या मेरी उसकी दोस्ती है? अब ऐसा है जी, मैं तो बेसिकली मॉडरेट आदमी हूँ ज़िंदगी के अंदर। आज जो है, चाहे कांग्रेस के भी विधायक हैं, विधानसभा में, चुनाव में हम लड़ते हैं आमने-सामने, पर हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, ऐसी बात नहीं है। आप विधानसभा के अंदर मैं जब कभी बोलता हूँ, करता हूँ, अ, आप नोटिस करिए कि कोई कांग्रेस वाले ने मेरे खिलाफ टिप्पणी नहीं की। कोसा-कोसी जो होती है, मेरे साथ कभी नहीं हुआ विधानसभा के अंदर। बट आई एम अ मॉडरेट और चुनाव अपनी जगह होता है। सरकार बनने के बाद जब बन गई सरकार, तो मेरे रिश्ते सबसे अच्छे, जैसे भैरू सिंह जी थे। भैरू सिंह जी के सबके साथ अच्छे रिश्ते थे। ही वाज़ वाइडली रिस्पेक्टेड बिकॉज़ वो सबको साथ लेके चलते थे। और आज समय ये है कि हमें मॉडरेट होना चाहिए, हमें डाई हार्ड कोई चीज़ में नहीं होना चाहिए, चाहे अपनी जाति के प्रति भी डाई हार्ड नहीं होना चाहिए। हमें मॉडरेट होके, और हमारी सरकार बन गई, हमारा राज आ गया, हमारा राज आ गया, हमारे में पावर है। हमारे में पावर है तो विकास का काम हमारे लोगों का काम कर रहे हैं। तो अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठा के आप जो है, आप विकास में कॉन्संट्रेट करो। आप अपने लोगों को उठाने में कॉन्संट्रेट करो। देयर इज़ नो टाइम फॉर अ, आज मेरी आपसे दुश्मनी हो, मैं आपको पटकने में मेरी कितनी एनर्जी लगेगी? आपके पुलिस लगा दूँ, खुफिया लगा दूँ, आपकी कागज़ कागज़ में टटोलने लग जाऊँ, इट इज़ वेस्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। यही एनर्जी जो है, अगर मैं मेरे विधानसभा में, मेरे ज़िले में, मेरी जनता के बीच में, मेरे विभाग में लगाऊँ, तो उससे बहुत ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो टू सोसाइटी। और सोसाइटी में आप आज मंत्री बने हो क्योंकि आपको आपको एक आपकी पहचान हो के आपसे एक्सपेक्टेशन है, आप सबके साथ आप भेदभाव नहीं करके रीज़नेबल रहेंगे। तो जो आपने जो भावनात्मक अपील की थी खींवसर ने, उससे बीजेपी वहाँ पर जीत गई। लेकिन अब जो आपके बीजेपी के विधायक हैं डांगा, उन्होंने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में ये लिखा कि सारे अफ़सर जो हैं सांसद हनुमान बेनीवाल के हैं, मेरा कोई काम नहीं होता है यहाँ पर। तो क्या ऐसी स्थिति है? देखिए, ऐसा है, पहली चीज़ तो नए विधायक हैं, इनको तजुर्बा नहीं है और इतना भावुक होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक चिट्ठी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जब वो जाके स्वयं सीएम साहब से मिल सकते थे। हमारी समस्या होती है तो हम मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं और मुख्यमंत्री जी जो है रात को 2 बजे तक मिलते हैं लोगों को। तो ये तो है नहीं कि अगर उनको मुख्यमंत्री की एक्सेस नहीं मिलती, मुख्यमंत्री से अपॉइंटमेंट लेते-लेते मुख्यमंत्री जी नहीं मिलते, तो चिट्ठी लिखने का आवश्यकता थी, पर ऐसा होता नहीं है। हम सबसे मुख्यमंत्री जी मिलते, तो ये बातें जो है अपने लीडर से, आपको मन की बात जो आपके मन में पीड़ा है, वो उनसे डायरेक्टली उनसे करनी चाहिए। मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैंने चिट्ठी लीक कराई। ज्योति मिर्धा ने कहा कि लीक किसने की चिट्ठी? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि साहब, मैं तो चैलेंज करता हूँ, सबूत तो लाके बताओ।
सबूत लाके बताओ। और एक्चुअली में हमारी सरकार ने ये फाइंड आउट कर लिया है कि चिट्ठी लीक कैसे हुई। तो आप बता सकते हैं? अब ये थोड़ा गोपनीय है और इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं और अ, उचित नहीं होगा, पर सरकार को मालूम है चिट्ठी कैसे लीक हुई। और ये जो कहते हैं कि गजेंद्र सिंह ने की, उनको तो हमने उन्हें मुँह गिरना पड़ेगा, क्योंकि ना तो उनके पास प्रूफ है और हमारे पास प्रूफ है कि चिट्ठी किसने लीक करी। तो ज्योति मृधा ने आपके बेटे ने भी ज्योति मृधा को जवाब दिया था, क्या वो सही था? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि भई हम इनके चुनाव में खड़े होके लड़े इनके साथ में, हमने सपोर्ट किया, हमने माँगा क्या? हम एक ही पार्टी के हैं। और बीजेपी, मुझे याद है कि बीजेपी को 1 सीट मिलती थी 10 में से। उनका सिंपल फ़ॉर्मूला था 10 सीट का, आज़ादी से लेकर। 6 जाट को देते, 2 मुसलमान को और 2 रिज़र्व सीट। हमने पहली बारी, हमारे 10 में से 2-3 एमएलए से ज़्यादा कभी नहीं होते थे। लेकिन वसुंधरा जी के समय हम 9 लेके आए आउट ऑफ 10, 9 आउट ऑफ 10। उसके अंदर सब जाति थी। मुसलमान थे, यूनुस खान, हमारे जाट थे, राजपूत थे, ब्राह्मण थे, ऑल कम्युनिटीज़ वर देयर। हमने सब सब जातियों के लिए 9 आउट ऑफ 10 हम जीत के आए हैं। और बीजेपी को मजबूत, ये पिछले 15 साल में, 20 साल में हमने किया नागौर के अंदर। सीआर चौधरी साहब जीत गए, जाट जीत गए। जाट कोई लड़ ही नहीं सकता था, इतना ताकत थी कांग्रेस के अंदर। हमने जाट को जिताया, अजय किलक जीते, ज्योति मिर्धा के लिए हम जुट गए। अब वो 4 बारी हार गई, तो उसमें हमारी क्या गलती है भई? एक गलती में आप हमें ब्लेम करते हो, तो बाकी की गलतियों की किसकी गलती है बताओ? एमपी में भी लड़ी, विधानसभा में भी लड़ी, कांग्रेस से भी लड़ी, बीजेपी से भी लड़ी, और वो सफल नहीं हो तो फिर वो उनकी मन की जो है वो भड़ास मेरे ऊपर क्यों फोड़ रही है? तो जो ज्योति मिर्धा जो कह रही हैं, आपको ये लगता है कि जो हार उनको विधानसभा या लोकसभा सीटों में मिली है या लोकसभा चुनाव में मिली हैं, उसका रिएक्शन है? अब रिएक्शन तो होगा ही, क्योंकि अब जो लोगों ने जो वोट दिया, हर बूथ में आपको मालूम पड़ता है किसने आपको वोट दिया। तो आप देख लीजिए, अगर आप पब्लिक को एक्सेप्टेबल नहीं हो और 4 बार ही एक्सेप्टेबल नहीं हो, उसमें हमारी क्या गलती है उसके अंदर? तो बीच में ये भी चर्चा थी कि एक्चुअल में ज्योति मिर्धा नागौर में सियासत का केंद्र बनना चाहती हैं। देखिए, आज पहले सियासत के केंद्र होते थे, अब कोई केंद्र नहीं है। हर विधानसभा के अंदर अपना हीरो है। हर जाति जो है आज सिर उठाकर और अलग-अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत रही है। अब वो समय चला गया कि वहाँ पर एक आदमी का पूरा प्रभाव रहता था। ये सब हो गए। हमारे कई लीडर्स थे राजस्थान के अंदर जो मसीहा थे। आज वो अब नहीं है। अब सब जो हैं अपनी गली के शेर हैं, और ऐसे कोई अब मसीहा अब राजस्थान के अंदर नहीं है। अभी आईपीएल मैच राजस्थान में भी होने वाले हैं, तो काफ़ी चर्चा है कि जो आने वाले दिनों में आरसीए के जो अध्यक्ष हैं, वो आपके बेटे बनेंगे। देखिए, ऐसा है कि अब आरसीए एक अलग बॉडी है। सरकार जो है स्पोर्ट्स काउंसिल, वो एक अलग बॉडी है। आरसीए अपने चुनाव करके और अपने प्रेसिडेंट हर जिले में बनाती है। अब इसके अंदर कोई कुछ नहीं कह सकता कि भई आरसीए इलेक्टेड बॉडी है और इनके लोग हैं, तो अब वो आपस में बैठ के क्या तय करते हैं, ऊँट क्या करवट लेगा, वो किसी को मालूम नहीं है। एक नए समीकरण क्रिकेट की राजनीति में इन दिनों देखने को मिल रहे हैं कि जो मंत्रियों के जो बेटे हैं, आपके भी बेटे हैं, दूसरे मंत्रियों के बेटे भी आरसीए में आ रहे हैं अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के तौर पर। तो ये रणनीति क्या है? अब देखिए, ऐसा है कि मंत्री के जो बेटे हैं, जब अपने पिता को ऊँचे पद में देखते हैं, तो वो इनकरेज होते हैं। वो भी चाहते हैं कि भई हमारे जैसा हमारा पद है, उनको भी मिले। तो जब आप एक स्पोर्ट्स का चैनल यूज़ कर लेते हैं आप उठने के लिए, तो इसमें कोई गलती नहीं है, इसके अंदर कोई इश्यू नहीं है। मुझे याद है जब मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था, आपके आईपीएल के कोई मैचेज़ नहीं होते थे यहाँ पर। मैं बीसीसीआई के पास गया, उनसे पूछा कि मैंने कहा भई आपकी आरसीए से झगड़ा है, तो हमारे हमारे पूरी जनता के साथ क्यों आप उनको दंड दे रहे हैं कि मैचेज़ नहीं हो रहे हैं? मतलब जो कि सबसे पॉपुलर गेम है इंडिया की। तो उन्होंने कहा साहब हम आरसीए को तो नहीं देंगे। मैंने कहा आप स्पोर्ट्स काउंसिल को दे दो, कि आपको दे देंगे हम, लेकिन आपके साथ डायरेक्ट डीलिंग होगी। तो हमें दे दिया। स्टेडियम की जर्जर हालत हुई हुई थी।
उन्होंने 5 करोड़ रुपए दिए वो जो अपने जो चेंजिंग रूम और स्टेडियम का रिपेयर करने के लिए। आरसीए उस टाइम थी अपने जोशी जी थे, सीपी जोशी जी थे उसके थे हम अपोज़िट पार्टी में थे। आरसीए ने आके बोला कि भई हम एक्सपर्ट हैं क्रिकेट के सब चीज़ों में, ग्राउंड को कैसे मेंटेन करना है सब कुछ। तो ये हम ही जानते हैं कि इनको चेंजिंग रूम्स को और इनके जो जो जर्जर हालत में जो बिल्डिंग हुई हुई थी, उसको कैसे रिपेयर करना है। मैंने कहा ये 5 करोड़ रुपए ले लो, आप एक्सपर्ट हो, लो। वो भी हम हमारे मतलब सीपी जोशी तो कांग्रेस के थे, उनको पैसे दे दिए। उन्होंने कहा भई हमारे आरसीए को 2300 टिकट मिलते हैं हर मैच के अंदर। मैंने कहा ये लो तुम्हारे टिकट, कि हम भी ऑर्गेनाइजिंग में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। मैंने कहा मोर द मेरियर, आइए, इसको चलाने में भी मदद की। तो हमने बैठ के उसको आईपीएल मैचेस मैं ही लेके आया था उस टाइम। तो हमने चलाए और सफलतापूर्वक चले। उससे लगता है कि क्रिकेट का नुकसान हो रहा है। अब देखिए, आप पुराने समय में भी देखें दैट वैभव गहलोत बने थे, उसके अलावा आरसीए और सरकार मतलब स्पोर्ट्स काउंसिल में हरदम खींचतान रही है। ये ऑटोनोमस बॉडी है, वो सोचते हैं कि भाई हम ही है एवरीथिंग। सरकार कहती है कि भाई स्टेडियम हमारा है, सब कुछ हम है, मतलब स्पोर्ट्स काउंसिल हमारा है। तो ये टसल हरदम रही है, ये कोई नई बात नहीं है। ये पुराने समय में थी, हमारे समय में भी थी। हमें तो बोला था कि भाई 19 करोड़ की बिजली का बिल नहीं दे रहे तो ताले लगा दो। मैंने कहा प्रयास करेंगे, पर ताला लगाना किसी एसोसिएशन का बंद करना अच्छा नहीं है। तो हमने समझाइश करने की कोशिश की थी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि वसुंधरा राजे सरकार में भी आप महत्वपूर्ण विभाग आपके पास था और आप ट्रबल शूटर माने जाते थे। अब आप मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार में भी महत्वपूर्ण पद पर हैं, महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी आपके पास है। दोनों ही सरकारों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, अलग-अलग वर्किंग स्टाइल था। वसुंधरा जी का अलग था, अ, भजनलाल जी का अलग है। भजनलाल जी का क्या है कि वो स्टेट की टूरिंग और हर चीज़ का जायज़ा लेने के लिए इनका मूवमेंट बहुत तगड़ा है। इनका एक्सेस टू पब्लिक बहुत है, बहुत है। वसुंधरा जी का क्या था कि उनका पुराना इतनी बारी एमपी रही हुई है, सब कुछ है। एक एक तजुर्बा एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। उनको उसका फ़ायदा था। एमपी भी रही हुई हैं, एमएलए भी रही हुई हैं, सब कुछ। तो और उनका क्या था कि उनका एक विज़न था, एक एजुकेशन लेवल भी उनका बहुत ऊँचा था और पॉलिटिकल फैमिली से उनकी उनकी मदर जो थी वो तो बीजेपी की बहुत स्टॉलवर्ट थी। उनके ब्रदर जो हैं वो मंत्री रहे माधवराव जी। तो वो जिस एनवायरनमेंट में वो रहीं, उसका उनका फ़ायदा था, तजुर्बा था। भजनलाल जी सिंपल आदमी, संगठन के आदमी, किस लेवल से किस लेवल उठे, है ना? तो वो क्या है कि वो पीपल्स मैन है। वो जनता के आदमी है, मतलब वो जनता से बहुत क्लोज़ली जुड़े हुए आदमी हैं। अब उसके अंदर क्या है कि जनता के जुड़ाव को कितना टाइम देना, विकास को कितना टाइम देना, अब वो एक रेशियो है, वो आपको मिक्स मैच करना ज़रूरी है कि आपको जनता को भी टाइम दो और आप जो वर्क वर्क को भी टाइम दो। ये 2 इश्यूज़ हैं। तो दोनों का एक अलग-अलग विज़न, अलग-अलग सोच, अलग-अलग स्टाइल ऑफ वर्किंग था। तो अ, उनका भी बहुत अच्छा था, इनका भी बहुत बढ़िया चल रहा है, हार्ड वर्क कर रहे हैं अभी।